बहुत ही महत्व। एंजाइम्स के इस क्लास में हम लोग एंजाइम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से एंजाइम्स जो हैं इतने चमत्कारी काम करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। हम हमेशा कहते हैं कि जो जिसको एंजाइम समझ में आता है वह बायोलॉजिकल साइंस में होने वाली घटनाओं को समझ लेता है, और जो एंजाइम्स नहीं समझ पाता है वो आधे अधूरे में ही अपना समय बिताता है। इसलिए आपको कोशिश करना है मेरे साथ कि खूब अच्छे से एंजाइम्स को सीखिए। तो अभी हम लोग इस एंजाइम के लेक्चर 2 में आ गए हैं और हम लोग गौर करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, तो जितने भी एंजाइम्स हैं एक्सेप्शंस छोड़ दें, ऑल एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। सभी एंजाइम्स जो है वो अमाइनो एसिड्स से मिले हुए हैं। साथ ही साथ क्या है कि दे मेक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सभी एंजाइम्स चूंकि प्रोटीन है ना, तो जैसा प्रोटीन्स रखता है स्वभाव वैसा ही ये भी रखते हैं स्वभाव। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगे तो अल्फा हेलिकल या बीटा शीट या बीटा ऐसे शीट्स या इस तरह के कुछ रूप में रहेंगे ये। तो कुछ ऐसा ही होगा। जितने भी एंजाइम्स फंक्शनल होते हैं यूजुअली वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, एमाइलेज, आरएनएज, ये सभी इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। और क्वार्टरनरी जो हो गया, वहां पर दो एंजाइम मिलकर आपस में कुछ नया काम करते हैं। तो बेसिकली ये अमाइनो एसिड से ही बने होते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में वो तमाम तरह के जो बॉन्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड, इससे ही एंजाइम्स आपस में मिलता है सब बेसिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसके अलावा वैन डर वॉल्स इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। ठीक है, उसके अलावा आयोनिक बॉन्ड्स, मतलब हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस बोले, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, तमाम तरह के ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक प्रोटीन में होता है। चूंकि प्रोटीन ही एंजाइम है, यहाँ पर ये जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्रोटीन का नेचर है वही एंजाइम का भी नेचर है, इसलिए कुछ भी नया नहीं है। तब अगला जो प्रश्न आता है, हाउ डज एंजाइम डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन्स। अदर प्रोटीन्स मतलब क्या हो गए? नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स। एंजाइम्स तो कैटालिटिक है ना, तो नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स जैसे हीमोग्लोबिन, ये सभी जो है इनसे कैसे ये डिफरेंट है, कैसे अलहदा है, कैसे अलग है? भाई मुद्दे की बात है, जरूर एंजाइम में कुछ तो खास बात होगा जिसके कारण एंजाइम जो है वह प्रोटीन से अलग है। उत्तर होता है बिल्कुल है, और वह इस प्रकार से है कि इसके ऊपर वाले ने कई सारे पिक्यूलैरिटीज को दिया है, जिसमें पहला पिक्यूलैरिटी होता है वो होता है इसका एक्टिव साइट। ये सभी आप सब लोग पढ़े होंगे, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को दूसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक साइट। क्यों कैटालाइटिक साइट कहते हैं? क्योंकि कैटालिसिस प्रोसेस जो है वह इसी जगह पर होता है। साथ ही इसे तीसरे शब्दों में हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कहते हैं।
एंजाइम, सबस्ट्रेट, बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज नाम है। एक्टिव इसलिए बोला गया क्योंकि ये सक्रिय जगह है जहां पर कैटालिसिस होता है, और कैटालिसिस क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से बाइंड करते हैं। तो मान लो कि हम एक बड़ा कॉमन डायग्राम बनाते हैं आपके लिए कि ये जो है वह एंजाइम है, ओके, और ये जो खांचा देख रहे हो ये इसका एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट से क्या होगा? कोई भी सबस्ट्रेट है जो इसके लिए फिट बैठता है वह सबस्ट्रेट इससे बाइंड करेगा। ये खांच जो है वो जाकर इसमें सेट हो जाएगा, और सेट होने पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये सब आप लोग सीखे हुए हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत परेशानी का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर चीज को पढ़ना चाहिए। देखिए, ये हो गया आपका एंजाइम सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो कहां जाके बाइंड कर रहा है? ये सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है एंजाइम के उस जगह पर जहां पर इसके लिए विशेष बना हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन सेट है, उस जगह पर जुड़ा हुआ है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। तो देखो, यही वो सक्रिय जगह है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट हो गया, और इसी जगह पर सारा काम होता है जिससे कि फाइनली क्या मिल जाए? एक प्रोडक्ट मिल जाए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैटालिटिक साइट। तो इस तरीके से एक एक्टिव साइट को हम लोग डिफाइन करते हैं। किसी भी एंजाइम में, किसी भी एंजाइम में one and more than one active site or sites. Any enzyme may have one or more than one active sites. एक या एक से ज्यादा एक्टिव साइट्स हो सकते हैं। It depends on the number of substrates. चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, आप सबको उस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ग्लूकोज प्लस ATP एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। ये ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है। नाउ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस ADP। अब आपको यह बताना है कि हेक्सोज के पास कितने एक्टिव साइट्स हैं। चलिए बताइए। एक। ठीक है, किसी ने एक कहा है, बाकी लोग? दो होंगे। दो होंगे? दो। मतलब एक दो के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, दो ही होंगे। हेक्सोकाइनेज के लिए हमारा एक सबस्ट्रेट हो गया ग्लूकोज, तो सबस्ट्रेट 1, और दूसरा सबस्ट्रेट हो गया ATP, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट 2। तो हेक्सोकाइनेज के पास निश्चित रूप से इन दोनों के लिए जगह होना चाहिए। सपोज करो कि हम ऐसे हेक्सोकाइनेज बनाएं तो हमें इसमें दो एक्टिव साइट बनाना पड़ेगा। एक एक्टिव साइट फॉर S1 सबस्ट्रेट 1 दैट इज ग्लूकोज, और एक एक्टिव साइट फॉर S2। बढ़िया। और प्रोडक्ट कितने हुए? प्रोडक्ट भी इसके दो हैं जी, एक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट P1 और एक ADP P2। यह मैंने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण का यहां पर जिक्र किया है, विवरण किया है। अब अगला पॉइंट होता है कि एक्टिव साइट से दिखता कैसे, क्या है इसके अंदर में, क्या है ना? एक्टिव साइट कैसा दिखेगा? देखो, ये तो अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है ना, ये तो अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। तो ये एक 3D क्लेफ्ट होता है। अगर मान लो कि ये हमारा एक्टिव साइट है, अगर इसको हम देख, ये 3 डायमेंशनल एक क्लेफ्ट है, दिस इज कॉल्ड अ 3D क्लेफ्ट।
और इस 3D क्लेफ्ट में इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया इसका, ये 3D क्लेफ्ट है। अब यहां पर तो सभी मतलब क्या है, इसी में सेट होगा। ये सभी पूरा अमाइनो एसिड्स का बना हुआ, कुछ खास अमाइनो एसिड यहां पर मौजूद होते हैं। मान लो जैसे कि हम कहें एस्पार्टेट, ये सब डिपेंड करेगा, ये सब अलग अलग पड़े, एस्पार्टेट कहीं होगा सेरीन। तो जो जो अमाइनो एसिड इस एक्टिव साइट में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसको लोग बताते हैं। तो ये जो एस्पार्टेट है, ये एस्पार्टेट में क्या, कौन सा साइड चेन में क्या होता है, इसके साइड चेन में कार्बोक्सिलेट ग्रुप होते हैं। हमने कार्बोक्सिलेट ग्रुप लिख दिया। इस सेरीन के साइड चेन में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, तो हमने OH लिख दिया। मतलब ये एक्टिव साइट पर हमारा जो यूज करने के लिए, जो वहां पर काम करने के लिए जो साइड चेन है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का, उसको हम लोग बताते हैं। यही सब चीजें यहां पर एक्टिव साइट पर होती है। एक्टिव साइट पर कुछ और ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, ये जो यहां पर मान लो कि साइड चेन है अमाइनो एसिड के, वो क्या करते हैं, वो करते हैं वीक इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन विथ द सबस्ट्रेट। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, एंजाइम नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, एंजाइम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए किसी भी तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ये नहीं बनाएंगे। हमेशा याद रखना, एंजाइम और सबस्ट्रेट कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, वो हमेशा वीक इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन और बॉन्ड बहुत हो रहा है ना, मानो कि एक लड़का और एक लड़की एक ऑटो पर बैठा है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, आज हेलो जी नमस्ते कैसे हैं आप। लेकिन एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन अलग होगा। हस्बैंड वाइफ एक लीगली साथी हैं, तो वो कोवैलेंट इंटरेक्शन होगा। उसके लिए बड़े शादी वादी हुए, बड़े रजिस्ट्रेशन हुआ और बड़े घोड़े साजे और डिस्को इसको जिम्मी जिम्मी आजा आजा सब हुआ। लेकिन दो जो दोस्त बैठे हुए साथ में, उनका एक वीक इंटरेक्शन है, वो कुछ देर के लिए साथ में बैठे हैं। तो ये जो है वीक इंटरेक्शन, इस वीक इंटरेक्शन में क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरेक्शन, ये इस तरह की चीजें यहां पर इंटरेक्ट करती हैं। यहां पर कोई पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा सर, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा सर, क्यों नहीं, ये सब बनेगा क्योंकि ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड है। और इस जगह पर कोई भी इस तरह का बॉन्डिंग नहीं बनना है कि दोनों के बीच में पक्का संबंध हो जाए। यह हमेशा एक वीक इंटरेक्शन होगा, वीक से वीक इंटरेक्शन यहां पर परफॉर्म किए जाएंगे। ये इस तरह से एक्टिव साइट को हम लोग को समझना होता है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। देखो एलो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, तो सीधा हम बोलते हैं कि ये जो है डिफरेंट, डिफरेंट देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम पर ऐसे भी साइट्स होते हैं जो एक्टिव साइट नहीं होते हैं। तो विद्यार्थी के मन में सवाल पैदा हो गया, सर क्या बात करते हैं, एक्टिव साइट क्यों नहीं होगा। अब देखो, एक एंजाइम हम बनाते हैं, अच्छे से समझ, एक ये साइट है और एक ये साइट है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कहा साइट 1 और इसको कहा हम लोगों ने साइट 2। अब आपका सबसे पहला सवाल होगा कि सबस्ट्रेट किस जगह पर बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट कहां बाइंड करेगा। दूसरा, कैटालिसिस कहां होगा,
ठीक है, कैटालाइसिस कहाँ होगा, ये आपने सवाल किया। तो एक ही सबस्ट्रेट है, यहां पर सोचो एक सबस्ट्रेट है, सिंगल सबस्ट्रेट, वह इस जगह पर बाइंड किया और यही कैटालिसिस हुआ। तो हमने साइट 1 को क्या कहा, एक्टिव साइट। अभी हमने क्या देखा, एक छोटा सा मेटल है मैग्नीशियम आयन, वो आकर यहां जुड़ गया। अब हमने इस साइट पर इस मैग्नीशियम के संबंधों को जांचा कि क्या यह मैग्नीशियम सबस्ट्रेट है। सबसे पहला सवाल, क्या यह सबस्ट्रेट है? हमने देखा नहीं, ये सबस्ट्रेट नहीं है। क्यों सबस्ट्रेट नहीं है? क्योंकि यहां पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, कोई किसी तरह का ये कैटलिसिस नहीं कर रहा है, मतलब नो कैटलिसिस। अब क्लियर कट इसका मतलब स्पष्ट है कि एलोस्टेरिक साइट जो है, एलोस्टेरिक साइट, ये नॉन कैटालिटिक साइट है, नॉन कैटालिटिक साइट। तो एकदम क्लियर कट सोच हमारा बन गया कि एक्टिव साइट कितना भी रहे वहां कैटालिसिस होगा, बट एलोस्टेरिक साइट पर कैटालिसिस नहीं होता है। तो एक सिद्धांत आया कि एंजाइम के पास एलोस्टेरिक साइट हो सकता है या नहीं हो सकता है। एन एंजाइम कैन हैज एन एलोस्टेरिक साइट और नॉट, मतलब नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, दोनों विकल्प है। और सेकेंड स्टेटमेंट कहा कि कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी एक से ज्यादा एलोस्टेरिक साइट नहीं होगा। इसलिए हम इसको हिंदी में लिख दिए। सबसे पहला मुद्दा क्या है, किसी एंजाइम के पास क्या एलोस्टेरिक साइट हो सकता है? हम कहेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा, अगर हो सकता है तो क्या वह एक से ज्यादा हो सकता है? उत्तर होता है कि जी नहीं, एक से ज्यादा अब तक कोई एलोस्टेरिक साइट नहीं रिपोर्ट किया गया है। एक्टिव साइट एक से ज्यादा हो सकता है, बट एलोस्टेरिक एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब मुद्दा आता है कि सर तो एलोस्टेरिक का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एलोस्टेरिक साइट? रोल ऑफ एलोस्टेरिक साइट, दे आर मॉड्यूलेटर्स। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम अपने आवाज में इस तरीके से बदलाव करते हैं, बोलने के स्टाइल में या फिर आवाज में, वह सुनने में कुछ अच्छा लगता है। जैसे हम बोलते हैं कि वह दूर गया, वह दूर गया। अब उसको मॉड्यूलेट करते हैं और कैसे बोलते हैं, वह दूर गया। तो जब हम दोबारा दूसरी बार बोलते हैं कि वह दूर गया, मतलब कि बोलने में ही हम बता रहे हैं कि बड़ी दूर चला गया वो। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है, उसको काम करने में मदद करता है। मॉड्यूलेशंस में एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो है, जिसके बारे में कई सारे काम है, लेकिन एक जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस में काम करता है। मन में आएगा सर एक उदाहरण बताइए, उदाहरण बताएंगे। जो एलोस्टेरिक साइट होता है, सामान्यतः वहां पर क्या जुड़ता है? what binds what bind at allosteric site? क्या चीजें जुड़ती हैं वहां पर? नॉर्मली, सामान्यतः एलोस्टेरिक साइट पर मेटल डाइवैलेंट्स जुड़ते हैं। मेटल डाइवैलेंट्स लाइक मैग्नीशियम आयन, मैंगनीज आयन, फेरस आयन, कोबाल्ट आयन, इस तरह की चीजें जो है नॉर्मली जुड़ा करती है। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, जब मैंने प्रीवियस एक रिएक्शन बनाया था, ग्लूकोज प्लस एटीपी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी, इसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और यहां पर मैंने लिखा मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन जो है
वह कहां जुड़ेगा और क्या काम करेगा। तो मैग्नीशियम आयन सामान्यतः इसके एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ता है और एटीपी पर 4 माइनस चार्ज रहता है। उस चार्ज को यह माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है। ये एटीपी है और इस पर 4 माइनस चार्ज है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज है। ऐसे दो मिलकर इसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करके रखते हैं, तो चार्ज को मेंटेन करके रखते हैं। एक ये काम सीख लिया। दूसरा क्या होता है कि एलोस्टेरिक साइट may act like फीडबैक साइट। फीडबैक साइट के रूप में भी ये काम कर सकता है। फीडबैक साइट का मतलब क्या होता है, इसके हम लोग एंजाइम में पढ़ते हैं, फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। तो इस इनहिबिशन में भी एलोस्टेरिक साइट का रोल देखा जाता है। इस इनहिबिशन में भी एलोस्टेरिक साइट का रोल देखा जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसको फीडबैक इनहिबिशन में भी यूज करते हैं। और वैसे वक्त में जिस एंजाइम में यह एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उन्हें हम लोग रेगुलेटरी एंजाइम भी कहते हैं। यहां पर इसको कहा जाता है रेगुलेटरी एंजाइम। इसके बारे में चर्चा करेंगे, अलग से चैप्टर है इसका, रेगुलेटरी एंजाइम का मैं अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, तो आप वहां पर देखेंगे। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल, ग्लूकोज प्लस एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी, ये प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। अब यहां पर एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। देखो मैं एक हेक्सोकाइनेज का ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, इमेज बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना। हाँ, ये एक्टिव साइट्स है, ये दोनों क्या है, एक्टिव साइट्स। यहां पर एटीपी बाइंड करेगा, यहां पर ग्लूकोज बाइंड करेगा। अब क्या, ये तो एलोस्टेरिक साइट है नॉर्मल। सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आप देखें कि ये ग्लूकोज है, ये एटीपी है, और ये एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसका एंड प्रोडक्ट है, ये एडीपी है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्सेस मात्रा में बनते जा रहा है, सेल को नहीं चाहिए। ये एंड प्रोडक्ट क्या होता है, आकर इस एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ जाता है। ये जो एलोस्टेरिक साइट है इस पर आकर जुड़ जाता है और ये प्रोसेस रुक जाता है। तो एलोस्टेरिक साइट को हम लोग बहुत बार देखने का मौका भी मिलेगा। एलोस्टेरिक साइट इस प्रकार से इस काम को करता है, आपको ये सारा मैकेनिज्म देखने का मौका मिलेगा। तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि अगर एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, अगर एंजाइम के साथ कुछ भी, जैसे कि एक मेटल, मान लो मेटल जुड़ गया, ये क्या है, नॉन प्रोटीन है, और दोनों जो है बॉन्ड्स स्ट्रांगली, ये जो दोनों के बीच का संबंध है वो अगर काफी तगड़े रूप से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देन दिस इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। इससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप।